प्रमोट करेगा। तो ये और कुछ नहीं, बस ये दो मेजर सेक्ट्स बना देगा। जैसे एक हिंदूज का सेक्ट हो जाएगा जो टोटली इसको सपोर्ट करेगा, और जो दूसरा सेक्ट है जो सफर कर रहा है बेसिकली। आपने हिंदूज में कहा कि इनहेरिटेंस के लॉज काफी खराब है, लेकिन वो इनहेरिटेंस के लॉ स्टेब्लिश्ड है पहले से। वो ऐसे नहीं है कि वो भी जैसे यूजीसी आ रहा है कि ये ओवरनाइट लग गया पूरे कंट्री को और इम्प्लीमेंट हो गया, वो ऐसे नहीं बने हैं। वो सालों से बनते हुए आ रहे हैं, पर्सनल लॉज हैं, स्टेब्लिश्ड लॉज है, हर किसी के पीछे कोई रीजन है। और सपोज पॉलीगैमी और पॉलीगाइनी की जो बात होती है कि भाई पॉलीगैमी में जैसे मोर देन पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी, मोर देन वन हस्बैंड या मोर देन वन वाइफ्स की बात होती है। तो इसमें ये इनहेरिटेंस का अगर लॉ देखा जाए तो कई जगहों पे होता है कि जहाँ लैंड कम होती है हमारे पास, जैसे फॉर सपोज अगर हमारे पास एक एकड़ की लैंड है और उसमें फिर धीरे धीरे जैसे किसी कोई एक ओनर है उसका और फिर उसके बेटे होते गए, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक जनरेशन के बाद जो हिस्सा किसी एक को मिलेगा वो काफी कम हो जाएगा। अब वो ऐसा कम हुआ तो इसी को सपोर्ट करने के लिए ये रहा था कि एक फीमेल के मोर देन वन हस्बैंड हो सकते हैं, दैट वुड इंक्रीज द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी और इससे डिवीजन आसान हो जाएगा। वहीं पॉलीगाइनी की जहाँ बात होती है वो डिपेंड होता है कि जहाँ की डेमोग्राफी हो गई, और इन सबको हेल्प करने के लिए पॉलीगाइनी सपोर्टेड है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल चाहता है तो इसलिए पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री होता है, ये किसी एक ज्योग्राफिकल और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। और इम्प्लीमेंटेशन की फिर बात करें कि आपने उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करा है, कहीं भी इम्प्लीमेंट करा, मेरे हिसाब से इंडिया के किसी भी पार्ट में एक यूनिफॉर्म लॉ ला पाना और लोगों का उसके लिए एक्सेप्टेंस दिखाना। क्योंकि अभी जैसे कि बात करी स्टार्टिंग में ही हमने बोला था, जैसे सर ने भी कहा कि वो जो था अभी जो रजिस्ट्रेशन है उनके लिविंग के रजिस्ट्रेशन हैं, उनकी जो पनिशमेंट्स हैं वो इतनी मतलब जो बोल सकते हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं उसकी कि फॉर सपोज जैसे मैरिज लॉज है, मैरिज लॉज में भी इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं है। जैसे कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन था उसमें भी स्टार्टिंग से ऐसे कोई लॉज नहीं थे, लेकिन लिविंग जो कि एक टोटली प्राइवेट अफेयर है, दो लोगों का अग्रीमेंट रहता है उसमें। अब आप बोले कि भाई बस्टर्ड चाइल्ड की बात आती है कि अगर कोई बस्टर्ड चाइल्ड हो गया तो उसको कौन फॉस्टर करेगा, यूसीसी में बोला गया कि उसका भी नाम होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट कि आप बास्टर्ड चाइल्ड पे बोलो कि भाई बास्टर्ड चाइल्ड को राइट मिलेगा, लेकिन लिविंग को लीगलाइज करने की जो बात है वो मुझे लगता है कि वो उसको और भी क्रिमिनलाइज कर देगी। क्योंकि लिविंग एक प्राइवेट अफेयर है, कोई नहीं चाहेगा कि उसके जो भी प्राइवेट अफेयर्स हैं वो कहीं भी पब्लिक फोरम में जाएं, या फिर अगर इट्स अ टोटली प्राइवेट एग्रीमेंट, मतलब मेरे हिसाब से आप उसको रिलेशनशिप तोड़ना चाह रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आप कुछ अपग्रेड कर रहे हो, फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्टर करना उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। पनिशमेंट रजिस्टर ना करने पे 3 महीने की जेल, 6 महीने की जेल, 10,000 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों। तो लिविंग एक प्राइवेट अफेयर जिसमें मतलब बहुत ही जो एक प्राइवेट लेवल पे कोई चीज है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और उसके साथ कंप्लाई ना करने पर इतना बड़ा पनिशमेंट, मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री के प्राइवेट अफेयर्स पे इतना इंडल्ज होना चाहिए। और लेकिन इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पे बात कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम बात करें कि लिविंग रिलेशन के अंदर मानहानि होती है, डिफेमेशन हो गए, या फिर जो ह्यूमिलिएशन के केसेस हो गए, या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ मिसिंग हो जाते हैं लोग किसी क्राइम किया उसकी वजह से, उसके ऊपर हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एनफोर्स करना चाहिए। मैरिज लॉज है उनको एनफोर्स करना चाहिए, डाइवोर्स के जो लॉज हैं, अडॉप्शन के जो लॉज हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं। हमारे पास हिंदू लॉज हैं, हिंदूज के अंदर जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर के लोग आते हैं, हिंदूज में ये है बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स, और उसके बाद मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं, हमें उनके लिए नए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड इन देयर लॉज, वो ऑलरेडी अपने लॉज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर वो पॉलीएंट्री सपोर्ट करते हैं सो इट इज एक्सेप्टेड बाय देयर कम्युनिटी। और एग्जेम्पशन की बात की गई है, एग्जेम्पशन में भी ये लिखा है कि इफ इट डजंट डिस्टर्ब द पॉलिटिकल मोरल और द रिचुअल ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब मुस्लिम जब वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हम उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। शाह बानो के केस में 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो दिया था, क्या कहते हैं, उनको प्रॉपर्टी में जब हिस्सा दिलवाया था, जब वो जरूरी था उनको दिलवाया गया ना, वो 80 ईयर्स से ऊपर की लेडी थी वो, लेकिन तो उसको रिवर्स भी तो कर दिया गया था क्या उसी केस को रिवर्स भी तो कर दिया हाँ, गया तो था। वो उसकी वजह से हुआ था ना, वो क्योंकि वो नहीं था, मुस्लिम लॉ अलाउड नहीं थे। लेकिन उसी समय तो रिवर्स भी तो कर दिया था सरकार ने। आप बोल रहे हो, उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि कोई जो जैसे इनहेरिटेंस वाला लॉ है वो पहले से स्टैब्लिश है, अगर कोई चीज पहले से चली आ रही है तो आप ये मान लेंगे कि अब समय बदल रहा है, अब हम वो चीज बदलना ही नहीं चाहेंगे। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर जो इसकी पेनल्टीज है वो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वगैरह हैं, इसमें आपको वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जो हम यूसीसी में उत्तराखंड में लागू किया है, इसको मेंशन किया गया है, ये करा इसलिए है क्योंकि इस सब से चलते ना पहले बहुत ही प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, सारी
आपने देखी होंगी प्रॉब्लम्स आई हैं, इस वजह से ये इंक्लूड करा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी हैं उन पेनल्टीज से। अगर आप पूरे नेशनल उस कॉन्सेप्ट में इसे देखें तो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। तो आई बिलीव कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में या अगर आप बाकी स्टेट्स में भी बोले तो दैट विल प्रोवाइड एक मिनट आप अपने विचार अलग रखना, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। पहला, अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है किसी भी स्टेट्स में, दैट विल प्रमोट अ जेंडर इक्वालिटी। सी हमारे उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अगर उनके लिए एक कॉमन लॉ होगा तो वो उनको सपोर्ट करेगा डाइवोर्सेस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड स्पेशली मैरिजेस एंड ऑल की जो भी, क्योंकि अब किसी कम्युनिटी का अलग लॉ है, किसी कम्युनिटी का अलग लॉ है। ये प्रॉब्लम एक और चीज में करता है, जैसे जब जो हमारा लीगल सिस्टम है, जब भी कोई केसेस कोर्ट में जाते हैं ना, किसी एक मुद्दे पे आना ना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। किसी का पर्सनल लॉ कुछ बोलता है, किसी का पर्सनल लॉ कुछ बोलता है। जैसे आपने अभी शाहबानो का केस हमने मेंशन किया था, हमारे कोर्ट ने बोला था कि जो शाहबानो है उसे अकॉर्डिंग टू राइट टू मेंटेनेंस, उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार ने ये नतीजे को भी खारिज कर दिया, ये कह दिया कि जो इंडियन मुस्लिम वुमेन एक्ट पास किया और कहा कि उन्हें कोई वो नहीं मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एक 80 साल की महिला को 40 साल की शादी के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, और 40 साल बाद उन्हें याद आ रहा है कि अच्छा अब इनको डिवोर्स कर देना चाहिए? आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रही थी उनको गलत किया तो उनको मिलना चाहिए। तो ये तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने भी कहा कि जो चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस चीज़ें हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ अच्छी है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो है कि जैसे सावन वाला केस भी था, उसमें उन्होंने उनको क्या, लेकिन सरकार ने बदल दिया। राइट टू इक्वलिटी तो पहले से है, अगर हम राइट टू इक्वलिटी को अच्छे से ही लगाएं, जब राइट टू इक्वलिटी अच्छे से फॉलो नहीं हो रही तो हम कैसे कर सकते हैं? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लॉज आ रहे हैं अच्छे से फॉलो होंगे? क्या रूल है इसके? इसमें कुछ कह नहीं सकते। और जब हमने लिविंग पार्टनरशिप की बात की कि राइट टू प्राइवेसी भी होती है, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं भी नहीं कहूँगा पूरा अगेंस्ट में हूँ, लेकिन जो सरकार है उन्होंने पूरा अगेंस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर क्या गारंटी दी गई है कि अगर कोई इंटरफेयर कपल है उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। आप देखिए, आपको हर चीज़ें वहाँ पर डालनी है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट सब चीज़ डालना है, और साथ ही साथ आपको अपने पेरेंट्स की वहाँ पर परमिशन भी देगी, एक लीगल गार्जियन भी देना है। जब इतनी सब चीज़ दी जाए तो जो कुछ राइट टू प्राइवेसी है वो कपल्स के बीच में रहेगी नहीं। चलिए इसको भी आप काउंटर कर सकते हो। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसमें सबसे पहला पॉइंट यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिया गया कि एसटीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा शेड्यूल तक। अब यहाँ पर एक कपल, दो पार्टनर है, एक कपल एसटी का है, दूसरा कपल नॉर्मल है, जो हम में से जो हम पर लागू होता है कि हम उसको रजिस्टर कराएं, लेकिन एसटी तो रजिस्टर नहीं कराना चाहता। ये तो लूप होल हो गया। यहाँ पर अब क्या करोगे? और यहाँ पर जो मैरिज लॉ वाली बात करी गई है, जो हिंदू मैरिज लॉज आते हैं, जैसे अभी हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यूसीसी लग गया, उसके अकॉर्डिंग हम हिंदू मैरिज लॉ जो भी मतलब जो कॉमन लॉज है वो लगाए, जिसमें जो मैरिज लॉज है कि मतलब 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पुराने तक हम मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कपल यहाँ का है, एक मेल पार्टनर यहाँ का है और फीमेल पार्टनर, ऐसे मतलब आपस कोई भी मतलब चेंज करके देखा जाए। साउथ में तो हिंदू ट्रेडिशन में ये भी होता है कि जो आपस में जैसे मतलब क्लोज रिलेटिव होते हैं वो भी शादी कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कौन से रिलेटिव फॉलो, वहाँ पर क्या फॉलो किया जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में ये लिखा गया है कि कोई भी उत्तराखंड का है जो उत्तराखंड की टेरिटरी में आता है या फिर भारत की टेरिटरी में आता है, लेकिन उत्तराखंड से एसोसिएटेड है, उनको इन फॉलो के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो उसका पार्टनर है उसके यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लूप होल है जिसको यहाँ से इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, तब जाके वो करना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि आपको लिविंग और एलिमेंट 21 ईयर्स चाहिए, 21 ईयर्स की एज यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन मैरिज के लिए आपको 3 चाहिए। ऐसा क्यों? जब आपने लीगल मैरिज एज 18 कर रखी है फीमेल्स की और मेल्स की 21 कर रखी है, तो लिविंग के लिए फीमेल्स और मेल्स दोनों की 21 क्यों? एक क्वेश्चन ये भी है। और इसी में ये भी है कि और जैसा कि ये भी है कि इसमें जो भी कपल्स हैं, मेरा मेन कंसर्न लिविंग रिलेशनशिप को लेके है, बाकी सब चीज़ ठीक है, उसमें ज़्यादा मेरा नहीं है। और जो भी ये रेंटल रेगुलेशंस होते हैं, जैसे अब लिविंग पार्टनरशिप है, इसमें कह सकते हैं कि वो सिक्योरिटी हो जाती है, कुछ के साथ में आके कुछ केस है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो वो भी है ना कि रेंटल रेगुलेशन को अगर अच्छे से लगाया जाए कि जैसे अगर मेरे रेंट पर कोई आ रहा है, मैं उसकी डिटेल्स अच्छे से रखूँ, मैं उसको पुलिस थाने में जाके सबमिट करूँ, ये ना कहूँ कि यार ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ताकि मेरे को वहाँ जाके फोन करना भरना पड़े। ये तो उस आदमी की गलती है ना जिसका मकान है, इसमें उस पार्टनर उन लोगों की गलती यहाँ पर आ जाती है, जिसकी उनकी पूरी प्राइवेसी ही छीन जाएगी। ये बोला कि जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि सपोज एक जो
जो मेल पार्टनर है वो नॉर्थ का है और फीमेल पार्टनर है साउथ की, या वैसा कि जो मेल पार्टनर है वो नॉर्थ का है या फीमेल पार्टनर साउथ की है या वाइस वर्सा, ठीक है। देखिए कोई भी लॉ को इंट्रोड्यूस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि देखो यूसीसी किसी पे हमने थोपा नहीं है, स्टेट्स अपनी मर्जी से उसे ले रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड ने भी अपनी तो मर्जी स्टेट से लागू करने का तो फायदा ही नहीं हुआ ना, अगर एक स्टेट लागू भी कर दिया उत्तराखंड ने अपनी मर्जी से उस चीज को वो करा है, लोग एक्सेप्ट करे, बाकी के स्टेट एज अ एग्जांपल उस चीज से सीख रहे हैं। अगर आगे जाके साउथ में वहां की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट में लागू करना जरूरी है, वो भी करेंगे तो फॉर अगर श्योर। उत्तराखंड का कोई आदमी यहाँ से केरल जाके रह जाता है, यहाँ से मध्य प्रदेश चले जाता है, तो वो कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? उनके अंदर आई गेस यूसीसी अप्लाई नहीं है, होगा। कैसे नहीं है, वो तो कंफ्यूजन है ना वहाँ पे। यूसीसी तो law of the रिलेशनशिप land- में यही है कि अगर आप उत्तराखंड में रह रहे नहीं, हैं, उसमें लिखा आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड इनसाइड टेरिटरी ऑफ भारत हाँ। लिखा है। उत्तराखंड में रह रहे हैं। आप उत्तराखंड के सिटीजन हैं लेकिन भारत की टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, तो आप पर हाँ। यूसीसी के जो उत्तराखंड के रूल है लॉ वो ऑफ follow मिलेंगे। इंडिविजुअल और लॉ ऑफ लैंड में डिफरेंस होता है ना दोनों में। कोई लॉ किसी पर्सनल इंडिविजुअल पे लगेगा और कोई लॉ उसके लैंड के हिसाब से लगेगा, है ना। अब आप बोलो, अगर जैसे मुस्लिम्स की अगर हम बात करें ना, तो मुस्लिम लॉ अगर हम बात करें कि किसी स्टेट, अगर कोई स्टेट उसको प्रॉपर्ली परमिट करता है और दूसरा स्टेट नहीं करता, तो अगर जहाँ नहीं करता वहां का मुस्लिम कहीं और जाके वो काम करे, तो उसके ऊपर मुस्लिम लॉज लगेंगे, ना कि हिंदू की जो नॉर्मल लॉज लगते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है। ये हो गया पर्सनल लॉ। उत्तराखंड का जो लॉ लग रहा है इट इज लैंड लॉ, लैंड के ऊपर लग रहा है कि ये पूरा जो उत्तराखंड का लैंड है, इसके जो भी इनहेरिटर्स हैं वो जहां भी जाएंगे वो उस हिसाब से उनके ऊपर वो लॉ काम करेगा। और फिर आपने कहा कि पहला पॉइंट जो आपने बोला कि लॉ पास कर देने से नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। उसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर। मेरा मेन पॉइंट इस पे था कंसल्टेंसी का। कंसल्टेंसी पे सिर्फ मैंने जहां तक देखा 4 लाख लोग, करीब 4 लाख लोगों से जो रिव्यूज हैं वो सब कलेक्ट करे गए थे, लेटर्स, ड्राफ्ट्स और ईमेल्स के थ्रू। और जो कमेटी बनाई गई थी वो 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। अब मेरे हिसाब से कमेटी में कोई बहुत ही बड़ा आदमी, जैसे उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस वो रखा था, शायद जस्टिस रखे थे और वो सब, तो उनको रखने से मैं नहीं मानता कि वो कमेटी बहुत मतलब ग्लोरीफाइड या ऐसे हो जानी चाहिए कि उसने जो भी लॉ पास करा वो सही हो जाएगा। सेकेंडली 4 लाख लोग कंसल्ट करे गए। 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास थी और अब 10 साल करीब हो चुके हैं, 10 या 15 साल मान लीजिए, तो इसको हम ज्यादा नहीं डबल कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली टू 2 करोड़, क्योंकि 2011 में भी जो हिंदूज की पॉपुलेशन थी वो 80 लाख के आसपास थी। तो अब इसको मान लेते हैं कि हिंदूज 1 करोड़ होगा और बाकी की पॉपुलेशन बची भी 1 करोड़ बनाती, तो 2 करोड़। 2 करोड़ में से सिर्फ 4 लाख लोगों को आपने कंसल्ट करा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% का शायद ये वो बनता है, परसेंटेज बनती है। तो आपने 2% लोगों के जो नीड्स हैं और उनके जो रिप्लाईज हैं उनके बेसिस पे आपने कोई लॉ पूरे स्टेट पे लगा दिया। और वो 4 लाख लोग कौन है कुछ नहीं पता। वो ऐसा हो सकता है कि सारे हिंदू कम्युनिटी के हों, ऐसा हो सकता है कि सारे मुस्लिम कम्युनिटी के हों। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेंसी की बात। सेकंड मैं बात करूंगा जो इसका जो है कि एग्जेम्पशन जो इसमें दिया गया है कि भाई शेड्यूल कास्ट को डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर दिया, एक कोई कम्युनिटी जिसका कस्टम और वो अलाउ करता है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ऐसे तो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि वो किस पे लगाए और किस पे ना लगाए, कि अगर वो किसी ऐसे को अगर वो पर्टिकुलरली टारगेट करके अगर किसी पे केस करे कि हाँ भाई इसका कस्टम ये चीज परमिट करता है नहीं, क्योंकि अगर मैं कोई बुरा काम करूँ और मेरा कस्टम फॉर सपोज कोई चोर है, उसका कस्टम प्रमोट करता है चोरी करना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप उसको चोरी करने दोगे। सिमिलरली अगर आप किसी रिलीजन या किसी सेक्ट को आप एग्जेम्प्ट कर देते हो किसी लॉ से, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। आप बोलो कि आप सारे, अगर आपने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सभी को यूनिफॉर्म रखो, आपने SC ST को एलिमिनेट कर दिया। आपने बोला कि मॉरल के बेसिस पे एलिमिनेट कर देंगे। अब मॉरल क्या है, डेफिनेशन ऑफ मॉरल क्या है यहाँ पे, सही क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में तो बहुत सारी चीजें फॉलो होती हैं। फॉर सपोज गोत्र मैरिज की बात अगर मैं करूँ तो ठाकुर और राजपूत जो है यहाँ के उत्तराखंड के, दे अलाउ मैरिज इन द सेम गोत्र। रीजन बिहाइंड इट इज द प्योरिटी ऑफ ब्लड, कि भाई ब्लड की प्योरिटी रहती है। और वहीं दूसरी जगह गोत्र में बाहर शादी करना ब्राह्मण्स में ज्यादा पॉपुलर है कि गोत्र से बाहर शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली बोलते हैं कि वो जो चाइल्ड होता है उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो इन दोनों में से आप मॉरल किसको मानोगे, सही किस चीज को मानोगे, जो डेफिनेशन है मॉरल की वो आप स्पेसिफाई कीजिए इस बात पे। और अगेन उत्तराखंड आपको पता ही है, वोट्स के लिए इसी बार आपने देखा होगा कितनी रिमोट जगहों पे जाना पड़ा था, कितने दिन लग के किसी भी ऑफिशियल को वोट लेने जाना पड़ा। वहीं अगर आप देखोगे जो रिमोट एरियाज है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन और इन सब की दिक्कतें हैं। वहां का आदमी कैसे किसी रजिस्ट्रार और उसमें अपने रिलेशनशिप या फिर अपने लिविंग को रजिस्टर कराए, उसके ऊपर कोई केस हुआ तो उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा इतने रिमोट एरियाज में जाकर के। और अगर
नेटवर्क की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो उन सब में उत्तराखंड के कई एरियाज बहुत पीछे हैं। तो उनमें अगर आप कहो कि हम यूजीसी लगाएंगे, अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाया, और सपोज मैंने कहा था 1 महीने के अंदर लिविंग में रजिस्टर करना है उसे, अगर वो किसी टेक्निकल या फिर किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया, तो वो तो क्राइम के वो हो जाएगा, उसके जुड़ जाएगा क्राइम के साथ, और फिर उसके ऊपर केस लग जाएगा उसके बाद कि भाई तुम जेल जाओगे 6 महीना, और फिर उसके बाद तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये तो कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता है कि आप इतने, अब आपने बोला कि पनिशमेंट देखी, आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखी, उन प्रॉब्लम्स के लिए लॉज हैं ऑलरेडी, आप उन लॉज को अच्छे से इंप्लीमेंट करो। जो ऑलरेडी लॉज हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, नए लॉज ले आ रहे हो, उससे बोल रहे हो कि हम इसको सही करेंगे। जो ऑलरेडी लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, इनके ऊपर चीजें उनके ऊपर चल रही हैं, दिक्कत वहां आती है जहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन पूरी है, कमेटी बनाई गई, कुछ भी होता है भारत में कमेटी बन जाती है, कोई भी दिक्कत आती है कमेटी पहले बनती है, तो कमेटी बनती है, चीजों पे विचार किया जाता है, सब कुछ सॉल्व किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, रादर देन ब्रिंगिंग न्यू लॉज जो और भी ज्यादा कंफ्यूजन और डिवीजन प्रमोट करेंगे किसी भी कम्युनिटी में। मैं आपको यहाँ पर एक लॉ के सामने दिखाऊंगा ना, पीसीएमए एक लॉ है 2006 का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसके अंदर किसी भी लीगली माइनर गर्ल या बॉय जो भी है 18 साल से नीचे, इन लोगों की शादी नहीं करानी चाहिए। लेकिन ये लॉ है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है और शादी नहीं होती है। एक और लॉ है जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो लॉ क्या है? मुस्लिम पर्सनल मैरिज लॉ, जो मुस्लिम्स का लॉ है वेडिंग का, वो प्यूबर्टी के बाद यानी 15 साल के बाद, जो नॉर्मल प्यूबर्टी एज होती है उसके बाद शादी कर सकते हैं, उसमें लड़कियां लड़के शादी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर वो शादी ऐसे में कर सकते हैं और इसको अगर जब शादी उन्होंने कर ली, अगर इसमें माइनर पार्टनर जो है, माइनर पार्टनर जो कि आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है, उसका कंसेंट अगर यस हो जाए और वो अगर कोर्ट में जाकर केस ना करे, तो इसके लिए पीसीएमए फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आप कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ सारे रिलीजन्स के, कस्टम्स के अलग अलग होने चाहिए, वो अलग अलग रहेंगे। इस बात पे 2017 में अपने इंडिपेंडेंट इंडियन थॉट वालों ने विचार वो भी करा था, केस भी उठाया था, लेकिन वो केस इतने में रुक के रह गया कि जो कंसेंट है मतलब वो रेप में चले जाएगा अगर जब तक वो 18 साल से ऊपर के नहीं होते हैं। बाकी शादी वैसी रहेगी, शादी तब तक वही नहीं करी जाएगी जब तक कि वो माइनर ना उठाए सवाल, माइनर कोर्ट में जाए। और माइनर कोर्ट में वो तो बेचारा वैसे ही बच्चा है, वो तो ऐसे ही बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब ये बात ठीक है आपकी, उसमें चलो चाइल्ड मैरिज तो नहीं होनी चाहिए, हम तो मानते हैं, लेकिन इसमें ये है कि यूसीसी की जरूरत क्यों है? फिर उसमें जो ऑलरेडी एक्ट है जो प्रिवेलिंग, उसमें उसको अमेंड करो, अलग से यूसीसी बना के तुम कह रहे हो कि इसमें हम एक यूनिफॉर्म कानून बनाएंगे और उस बेसिस पे एक सारे कानून को उसमें डाल लेते। जो दिक्कत है दूसरे प्रिवेलिंग लॉज में है उनको हम ठीक करेंगे तो कोई परेशानी होगी। प्लस अगर जैसे उत्तराखंड का अगर तुम बात करो तो यूसीसी जो बिल, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि इसकी कोई बात ही नहीं है। जैसे पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी की बात है, जनरली मुस्लिम में ये लॉ में चलो मानते हैं यहाँ पे पॉलीगैमी होती है, लेकिन उत्तराखंड में जनरली तुम देखो मुस्लिम कितने परसेंट है, 2 या 3%, 4% मुस्लिम होंगे मुश्किल से, ज्यादातर हिंदूज हैं। प्लस जो एसटी है उनको तो हमने लिया भी नहीं है उसमें, ठीक है, जो लॉज में एसटी तो होते नहीं है। तो बहुत सारी ट्राइब्स है जहाँ पे पॉलीएंड्री फॉलो होती है, उनका क्या बात करोगे तुम? प्लस अगर आपका बात ये है कि शेड्यूल ट्राइब ट्राइबल रीजन वाला है, लेकिन आजकल शेड्यूल ट्राइब को ट्राइबल रीजन पर्टिकुलर एरिया से हम डिनोट नहीं करते, वहां से लोग आके बाहर रह रहे हैं तो वो भी शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में आते हैं। अगर वो चीज फॉलो करेंगे तो उसको कैसे तुम काउंटर करोगे? वो चीज तुमने ली नहीं है उसमें। प्लस अगर हम लिव इन की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो लिव इन जो चीज है वो पर्टिकुलर जो सोसाइटी है वो चेंज जैसे जैसे हो रही है वो चीजें सोसाइटी अपने आप लेके आती है, उसको तुम सीधे रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ये लागू होना ही नहीं चाहिए। अब ये बात सरकार डायरेक्टली नहीं कह रही है अपने लॉ पे कि हम लिव इन को बिल्कुल बैन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लॉ लेके आए वो बिल्कुल एक तरीके से लिव इन को बैन ही करना चाह रहे हैं। जो सोसाइटी में चेंजेस टाइम के साथ आ रहे हैं उसमें हो सकता है वो बेटर हो या ना हो, वो धीरे धीरे बेटर हो जाती है चीजें, लेकिन सरकार उसमें अथॉरिटेरियनिज्म नहीं दिखा सकती कि ये तुम ऐसा ही करो या नहीं करो। आपने बोला कि जो सरकार अपनी एक तरीके से इशारा कर रही है कि वो लिव इन के खिलाफ है। सरकार ने मैरिजेस को भी रजिस्टर करने के लिए बोला, आप क्या कह रहे हैं? सरकार मैरिजेस के भी खिलाफ है? ये क्या बात है? मैरिजेस को मैरिजेस के भी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है ना? मैरिज रजिस्ट्रेशन दूसरी चीज है, माना मैरिज करोगे सेम चीज है, तो उसमें भी इमोशन तो तुम लिव इन में रहोगे क्यों? अगर तुम कुछ सिविल से दिक्कत हो रही है तो तुम लिव इन में रहोगे क्यों ना? देखो अगर तुम फिर तो मैरिज ही करो, फिर तो लिव इन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। बात तो ये कि लिव इन की कॉन्सेप्ट पे सरकार एक तरीके से रोक लगा रही है। कैसे रोक लगा रही है? सरकार ने इसमें सरकार ने ये बोला है
कि जो जो बंदा लिविंग में रहना चाह रहा है उन सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि और रजिस्ट्रार में ये भी नहीं कि हर किसी को रजिस्टर मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी टाइम पिछले दिनों बढ़ गए हैं लिविंग के द्वारा, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें वो पार्टनर को उसने अपने उसके पीसेस कट करके फ्रिज में रख दिया था। और तो केसेस का रेशियो कितना, मतलब मैं कितने केसेस एक्चुअली वो एक साथ है बहुत सारे। अरे ऐसे केस अच्छा आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर 100 से ऊपर चल जाए फिर हम कोई लॉ लेके आएंगे? I'm not implying कि ऐसा हो, but living का basis ही क्या है कि criminal charges हो, कि हमें अपनी choice हमारे पास सरकार की ने लिविंग को रोका नहीं नहीं है, होता, अभी नहीं कोई होता, इतनी आपत्ति impose नहीं है, it's actually making it मतलब मैरिज जैसे ही बनाते रहोगे कि अब impose laws, तुम्हें अगर तुम्हारा बच्चा हो जाता है तुम्हें inheritance देनी पड़ेगी, उनको क्या कहते हैं लिविंग पार्टनर को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी उनकी मर्जी के बिना, you can't take मतलब you can't part apart। अच्छा और ये कहते हैं अगर चाइल्ड बेयर होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा फिर? चाइल्ड- सरकार। तो रिस्पांसिबिलिटी तो जिसका चाइल्ड है वो लेगा। फास्टर चाइल्ड की बात नहीं कर रहे, लेकिन वही तो है। इसमें बात ये नहीं है। देखो अगर आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें क्या बात हुई है कि रजिस्टर में तुम्हें करना है तो रजिस्टर के पास तुम जाओगे, प्लस उसमें रजिस्टर तुमने कर दिया तो ये भी नहीं कि तुमको उनकी लिविंग choice में है। रहने की अनुमति मिल जाएगी। हाँ, उनकी वो choice भी है, उनकी इस दिन में। चॉइस है, हाँ। लोगों की चॉइस किसको नहीं करना है है, किसको उसमें। नहीं, तो लाइफ में ब्लर्ड है यहाँ पे। 30 डेज का टाइम दिया गया रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को, हाँ। रजिस्ट्रार 30 दिन ले सकता है आपकी लिविंग को अप्रूव करने में। और तो आपने बात approve- करी कि लिविंग को अपोज कैसे कर रहा है। मैरिज लॉज में मैं नहीं देखता कि कहीं पे 6 से 7 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना महीने भर में कंप्लायंस ना होने पे, ये चीजें मुझे मैरिज लॉज में कहीं दिखती हैं आपको तो आप मुझे बताइएगा। लिविंग रिलेशनशिप में महीने भर में अगर आपने रजिस्टर नहीं करा, यू आर लायबल टू गो टू द प्रिजन फॉर 6 मंथ्स। रिलेशनशिप में जो दो लोग हैं, अब आप ये बताइए आप ट्रैक कैसे करेंगे कौन लिविंग में है कौन नहीं है। मैं सिंपली, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सिंपली जा रहा हूं सड़क पे, ठीक है, और अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूं, आप कैसे ट्रैक करेंगे कि मैंने 1 महीने से रजिस्टर नहीं करा, इसका आप चेक कैसे करेंगे। सेकेंडली बात हुई क्रिमिनल की, पीसेस में काट के आपने रखा जो आपने बात बोली, उसके लिए क्रिमिनल लॉज हैं, वो मर्डर के अंदर आता है, उसको आप क्रिमिनल लॉज ज्यादा एफिशिएंटली लगाओ ना। आपसे क्रिमिनल लॉज नहीं लग रहे, आप कह रहे हो कि उसने उसको काट के रख दिया तो भाई लिविंग में ही दिक्कत है। लिविंग में दिक्कत नहीं है, लिविंग आर वर्किंग, लिविंग कर रहे हैं काम, लिविंग रिलेशनशिप जो है वो काम आगे जाके वो मैरिज में होते हैं कन्वर्ट इवेंचुअली। इसका मतलब तो अपनी जो रिलेशनशिप है उसके लिए आप सीरियस ही नहीं है। नहीं, ये बात पर्सनल है, ये बात पर्सनल है। गवर्नमेंट इस पे इंटरफेयर करके लॉज नहीं बना सकती। नहीं, आप लिविंग रिलेशनशिप के लिए तैयार है लेकिन आपको रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है। आप एक बात बताइए, इवन पोर्टल भी अभी ऐसा तो बोला नहीं कि अभी जाओ सब कर दो, अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने पोर्टल लगा करे और पोर्टल एक बात बताओ, आप एक रिलेशनशिप में हो, आप अपने सारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी अननोन आदमी को किसी ऑनलाइन पोर्टल पे देने के लिए रेडी हैं। सरकार को आप इंफॉर्मेशन दे रही है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन उनके पास चाहिए, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन उनके पास चाहिए। लिसन लिसन यू आर रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विद भाई देम, अगर तो आप आधार कार्ड अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन मान दो तो सब तो नहीं, लिविंग का आपका आधार कार्ड है ना? आपने बात करी कि आधार आप कार्ड है ना आपका? आपने उस समय आपत्ति जताई नहीं, उस समय आप चले गए थे, आपने उस समय आपत्ति नहीं जताई। अरे आधार कार्ड को कैसे कंपेयर करोगे? आधार कार्ड आधार लीगल से कंपेयर करोगे? आधार लीगल इंफॉर्मेशन, आधार रिलेशन आधार मैंने आइडेंटिटी प्रूफ क्या हुआ? आधार सुनो आपका सुनो आधार, आपका identity। आधार मैंने आपका लगाया बैंक identity। अकाउंट पे, आधार मेरा लगा बैंक अकाउंट में, मेरा आधार लगा पैन कार्ड पे। आधार अब लिविंग पर्सनल कोई आधार अकाउंट मेरा पर्सनल चीज है, दो लोगों का पर्सनल अफेयर है, एक इंटीमेट अफेयर है। आप ये बताओ मेरा आधार कार्ड कहाँ Legal लगा? information आपने है। आधार कार्ड कहाँ लगाया बताओ? और आपको ये भी देना है कहाँ कि लगाया? आप रेडियो बैंक पे लगाया, पैन कार्ड पे लगाया। ये सब क्या है? ये सब मॉनिटरी है, या तो ये गवर्नमेंटल पॉलिसीज हैं। किसके लिए है? आपके खुद के लिए, इंडिविजुअल लॉज हैं। लिविंग अकेले तो करोगे नहीं ना, खुद के साथ रहोगे लिविंग पे नहीं, दो लोगों के साथ रहोगे, पर्सनल अफेयर है तो दोनों का। अगेन मैरिज की बात करो, उसमें भी दोनों का कंसेंट चाहिए, लिविंग में भी दोनों का कंसेंट चाहिए। मैरिज इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड, उस पे कोई भी ऐसे पनिशमेंट आपको नहीं देखने को मिलती है। आप तब आपत्ति जताते जब गवर्नमेंट कहती कि सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर करो और मैरिजेस को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? बात रजिस्टर करने से भी नहीं है। Differentiating। चलो तुमने हाथ दे भी दिया, रजिस्टर कर भी दिया, बता दिया हमको, लेकिन उसमें रजिस्टर के बाद अप्रूवल की बात है, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। Government approve करेगी। गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी थोड़ी है। अप्रूव करिए तो गवर्नमेंट लाइन बहुत बड़ी है। केस तो नहीं है तुमसे पहले। तो जो क्रिमिनल केस में होगा लिविंग में नहीं रह सकता। वो तो उसकी हिस्ट्री चेक करी जाएगी ना वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से हिस्ट्री वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि साथ में रहेंगे कि नहीं कर रहेंगे। सकता है। बात तो ये है ना, दूसरा पॉइंट होगा वो देखो बात तो यही, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वहाँ साथ में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। वो जिसके साथ जो रहना पर्सन चाह है रहा है, साथ, उसकी सेफ्टी की तो बात है ना उसमें। तो वो साथ में नहीं रहेगी ना। नहीं मतलब लड़का है लड़की है,
रजिस्टर से एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी, रजिस्टर करके कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी। हाँ, ये पॉइंट है, रजिस्टर करके एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगी। मैरिज में कितना डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है। आप एक बट तरफ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं सेफ्टी कि सरकार को नियम बनाने चाहिए और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि उन दोनों की मर्जी, अगर वो मर कट भी जाए तो फिर वो उसकी दिक्कत है, वो देखेगी नहीं, सरकार। उसके लिए फिर सरकार के लॉज नहीं है, सरकार के लॉज भूल गए, क्रिमिनल लॉज भूल गए, बहुत कोड भूल गए, बहुत सारी वो कहाँ लगाओगे? मर कट गए कह रहे हो, आई को बोलोगे मरने कट गए, ये चीज तो क्रिमिनल लॉज है ना। 21 एज के बाद इतनी अदब तो होती ना किसके साथ में रहना है कि नहीं रहना। पहली बात तो ये अरे है। एज फैक्टर नहीं है भाई साहब, आजकल बड़े बड़े कांड ना ऊपर अपर एज में भी लोग अरे वो क्रिमिनल एक्ट है ना, वो क्रिमिनल चीज है, वो सिविल में नहीं आएगा ना। क्रिमिनल लॉ तो सभी एक जैसे लगते हैं, तो सिविल में आके जो लॉ सब अरे मेरे को एक बात बताओ, अगर दो पर्सन साथ में रहना चाह रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत क्रिमिनल कार्रवाई होती है। क्या ये चीज मैरिज में नहीं होती? बताओ ये चीज मैरिज में होती है नहीं होती? ये चीज मैरिज में होती है कि नहीं होती? एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, मैरिज में भी होता है। जैसा कि तो आपने बाकी अभी नहीं बोला है। कि जो भी 21 साल के होते हैं वो उन लोगों के पास रैशनल डिसीजन लेने की एज होती है। एक बार रिपीट कीजिए। जैसे कि अभी इन्होंने कहा ना कि जो भी लोग लिव इन में रह रहे हैं उनके पास वो लोग मेनली 21 एज के होते हैं और उनके पास रैशनल डिसीजन लेने की थिंकिंग होती है। अब वही चीज तो इनके पहले वाले पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि वो उन्होंने 18 साल वालों को लगाया या नहीं लगाया वाला जो इन्होंने बोला था। और दूसरी चीज ये थी कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उसमें और क्रिमिनल केसेस को जो आप जोड़ रहे हो वो ये है कि क्रिमिनल केसेस प्रिवेंट हो उतना कम करे जाएंगे। रजिस्टर करके क्राइम नहीं होगा, आपने रजिस्टर कर दिया, आपने वो काम रजिस्टर कराना ही इसलिए है कि दोनों का बैकग्राउंड चेक हो सके। मेरे को एक चीज बताओ, आप क्या गारंटी दे रहे हो या आपने चलो नॉर्मल बात करते हैं, आपने कहा कि सिक्योरिटी ठीक है, इंटरफेथ रिलेशन है, इंटरफेथ समझ गए होंगे सब, इसमें धर्म बोलना जरूरी नहीं है। अगर जो आदमी अंदर बैठा है उसको इस चीज से खुंदक है और उसने यही इंफॉर्मेशन बाहर दे दी, फिर क्या आप जहाँ पर रह जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट क्या है, कॉल करना है, कुछ भी कर सकते हो आप। पहले तो किसी को पता नहीं था, वो आपस में रहते थे, लेकिन जब उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसने बाहर सप्लाई कर दी है और कोई भी आ जाएगा, कोई भी संगठन यहाँ के संगठन वहाँ के संगठन उठ के आ जाते हैं, फिर क्या करोगे? उनकी सेफ्टी कौन? रेगुलेट करने वाली हाँ, बात तो पे इंटरफेथ रिलेशन जब आप कह रहे हो ना, हाँ। ये इंटरफेथ रिलेशन जब भी इन चीजों में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उनके पर्सनल लॉज उसमें घुस जाते थे। इसीलिए एक यूसीसी जो पर्सनल है लॉ तो तब घुसते हैं ना जब शादी हो चुकी होती है। पर्सनल सुनो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड हर रिलीजन हर धर्म पे बराबर लगता है। आपने कोई काम करा है, मर्डर की सजा आप मुस्लिम हो वही मिलेगी, हिंदू हो वही मिलेगी, ये भी बात होती है। बाकी चीजें हाँ, वो क्राइम के अंदर नहीं आएगा, मर्डर से हटके जाएगा, crime के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वो तो उनके राइट्स पे तो होना है ना बाकी। आप कोई ऐसा गलत चीज बताओ जो क्राइम के अंदर नहीं आता है। बताओ कोई ऐसी चीज बताओ जो क्राइम के अंदर नहीं आता है। की बात कर रहे थे अभी हम, किसकी? बास्टर्ड चैट की बात कर रहे थे, हाँ। वो क्राइम के अंदर नहीं आता है। हाँ। वो क्राइम के अंदर नहीं आता है, वो हो गया इंटरफेथ रिलेशन के हिसाब से। बास्टर्ड चाइल्ड का मैंने से पर्सनल लॉज है, बास्टर्ड चाइल्ड का हमने सपोर्ट करा। अब बास्टर्ड चाइल्ड में मुझे ये बताओ, लिविंग रिलेशनशिप में बास्टर्ड चाइल्ड हो गया, गवर्नमेंट ने कहा कि उसको लेजिटिमेट दिया जाएगा और जो उसका फादर होगा वहां पर जाए। अब फादर और मदर दोनों रिजेक्ट करते हैं, फिर उस बच्चे का क्या? इसके तो कोई रोल ही नहीं है, कुछ पॉइंट ही नहीं लिखा ये सिर्फ ऐसा है कि आपने एक लॉ बना दिया और उसमें एक्सेप्शन ऐड कर दिया। उनका जब रजिस्टर होगा तो उसमें भाई फिर आगे अगर कभी ऐसा केस बना तो ऐसे में डीएनए 5 मिनट बचे हैं केवल। जब Only 5 minutes are left. फादर कह रहे हैं मैं रिस्पांसिबिलिटी दे रहा हूं, तो क्या करोगे? बोलो पॉइंट। भैया तो उसकी चक्कर में तो यूसीसी लगाया जा रहा है। यूसीसी लगाने उसमें बात ही नहीं है, अभी बात ही नहीं है। एक सेकंड रुको भैया, जैसे रजिस्टर हुआ आप कह रहे हो माता पिता दोनों ने एक्सेप्ट नहीं करा, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन रजिस्टर होगा तो एक डाटा गवर्नमेंट पे भी है, हाँ। तो गवर्नमेंट उसके बेसिस पे उनका डीएनए भी तो चेक कर सकती है। क्या डीएनए बच्चे का डीएनए भी बदल देंगे वो? अरे Does the same not apply for tribal communities या फिर LGBTQ जो क्या कहते हैं इससे exempt हैं, तो उनका क्या? वो लोग लिव इन नहीं है, फिर वो लोग illegitimate child नहीं कर सकते। रेशियो उनका हुआ है कि ये they are उनके exempt। लिए भी है। नहीं वो they are exempt from it totally। LGBT and tribal community are totally exempt from it। Tribal तो इनका कोई लॉ नहीं लगता है। How is it uniform कि इनका सब tribal laws हो? It's not depending on अगर मैं ओवरऑल बात अपने पक्ष से बोलूं और की तरफ से अगर मैं, क्योंकि टाइम कम है, कंक्लूड करना पड़ेगा, दोनों को कंक्लूडिंग पॉइंट रखने पड़ेंगे। मैं अगर अपनी तरफ से कंक्लूडिंग पॉइंट रखूं तो मेरे हिसाब से जो एग्जेम्पशन है, अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं तो एग्जेम्पशन को हटाओ। ये मत बोलो कि आपका मॉडल अलाउ करता है, आपको पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है तो ये हटाओ, ये चीज होनी चाहिए। बस्टर्ड चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन आई एग्री विद इट, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लिविंग में जो क्राइम्स होते हैं, है ना, देखो समझने वाली बात है, इट इज अ सिविल कोड, यूसीसी इज अ सिविल कोड।
यूसीसी दूसरा वाला इट इज अ क्रिमिनल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। अगर आप बुरे की बात कर रहे हो, कटने पिटने की बात कर रहे हो या फिर कोई हैरेसमेंट की बात कर रहे हो, वो क्राइम के अंडर आता है। तो और उसे prevent भी करने वाली है। आईपीसी इन सब के अंडर यूनिफॉर्म है सबके लिए, तो क्राइम वहां डील हो जाता है। यू आर टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल कोड, ठीक है। तो सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, क्राइम और सिविल रिलेशनशिप लिविंग में डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अगेन मैं अपना एक लास्ट पॉइंट रखूंगा इधर, प्रेशर ऑन द जुडिशरी, राइट। ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम पे काफी ज्यादा प्रेशर है जो पहले से जो चलते हुए वो आ रहे हैं। अब आप बोलो कि भाई आप रजिस्टर करा दोगे तो और आसानी हो जाएगी जुडिशरी के लिए। मेरे हिसाब से जो अभी तक जो लिव इन रिलेशनशिप्स आपस में ही सुलझ जा रहे हैं, आपस में ही जिनका अग्रीमेंट हो जा रहा है, आपस में ही जिनका सेटलमेंट हो जा रहा है, वो बिना किसी मतलब के रजिस्टर होके किसी जुडिशियल या फिर जज के पास जाएंगे। ऑलरेडी जो रेड टेपिज्म आप जानते हो इंडियन जो जुडिशरी है उसमें हद से ज्यादा है। लाखों करोड़ों केसेस हैं जो ऑलरेडी ऐसे हैं कि जो जिनके साथ कोई जिनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उनको ऐसे रख दिया गया। अब आप उनको रजिस्टर कराएंगे तो आप एक तरीके से जो क्रिमिनल जो अकाउंट है वो अननेसेसरीली आप बढ़ा दोगे, है ना। ये एक मेरी बात है। अगेन सारे पॉइंट्स में अगर मैं कंक्लूड करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जेम्पशन हटाना चाहिए, बास्टर्ड चाइल्ड इज एक्सेप्टेड। साथ ही साथ जो एससी एसटीज वाली बात है उनको भी ऐड करना चाहिए अगर आप यूनिफॉर्म रख रहे हो किसी कोड को। तो क्रिमिनल कोड और सिविल कोड में डिफरेंस होता है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनता है, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनेगा। और जो फॉर सपोज जो इंटरलैंड अगर हम बात करें, इसको आप लॉ ऑफ द इंडिविजुअल बना दो, या तो कि भाई अगर वो उस लैंड से बाहर आ गया तो उसके ऊपर नहीं इंप्लीमेंट होगा, अंदर चले गया तो उसमें इंप्लीमेंट होगा, है ना। ये चीज आप करो। जैसे एक तो लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ इंडिविजुअल मैंने समझाया आपको किस हिसाब से काम करता है। तो इट इज अ लॉ ऑफ लैंड कि अगर आप उत्तराखंड में कहीं लगा है तो उत्तराखंड का आदमी वो कहीं भी जाएगा, उसके ऊपर वो लैंड डिवाइड करेगा ना। तो सिंपल सी बात है। सेकेंडली और लास्ट में पॉइंट रखूंगा पनिशमेंट। पनिशमेंट जो इसमें लगाई गई है इट इज वे टू ओवर पावर्ड, काफी ज्यादा सीवियर एक ये पनिशमेंट है, एक टोटली पर्सनल और टोटली प्राइवेट किसी अफेयर के लिए। और इसमें एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो ये बात करी जा रही थी लिव इन में सभी चीज़ें अपनी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए, मैं ठीक है वो बात अच्छी है, लेकिन ये तो ऑलरेडी रूल है कि जो रेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप सभी को पता होगा जिनका यहाँ खुद का घर है, कि अगर आपके रेंट पे कोई आता है तो आप उसकी डिटेल रखनी चाहिए। अगर आप नहीं रखते तो आपकी गलती है, और इसी एग्जिस्टिंग रूल को गवर्नमेंट पे इसमें सख्ताई लानी चाहिए, इसी पे अच्छे से कड़े नियम कानून लगाने चाहिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा नाम से पर्टिकुलर नाम से कोई नया वो नहीं लिया जाए रूल जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट करता है। ये यानी कि जो पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हें इंप्रूव करके उन्हें अच्छे से अप्लाई करना चाहिए, ना कि यूसीसी जस्ट की कह दिया कि हमने 2022 के मैनिफेस्टो में कह दिया कि हम यूसीसी लाएंगे तो लागे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उसको अच्छे से सोच के समझ के और जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉज है उनको अच्छे से अप्लाई करके बाकी चीजें करनी चाहिए, ना कि सिर्फ लाना है करके लाना है। आपका क्या करूँगा? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, आप बोल सकते हैं एक करके। आपका पॉइंट नहीं, आपका पॉइंट था कि अगर ये उत्तराखंड कंक्लूडिंग रिमार्क, नाउ कम टू कंक्लूजन। बाहर जाके करके वो मैरिज कर लेता है। बाय चांस मैं मुस्लिम कम्युनिटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कोई मेल है वो बाहर जाके मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चले गया, वहाँ यूसीसी उस पर नहीं लगेगा, आपके हिसाब से नहीं लगना चाहिए। वहाँ पर जाके उसने 3 शादियाँ करी, तो इसमें 4 शादी एप्लीकेबल है, ठीक है। 3 शादियाँ करी, अब वो उसके बाद उनको लेके यहाँ आ गया तो क्रिमिनल बन गया नहीं बन गया? इंडिया में बात है हिंदू लोग मैं मुस्लिम का हिंदू, ठीक है, ठीक है। ये उसने 3 शादी करी, यहाँ की क्रिमिनल बन गया, तो ऐसे तो ये भिड़ंत नहीं होगी कि उन्हें ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तभी तो लाए हो, तभी वो हम पूरा लैंड ऑफ द लॉ तभी तो कहा। हमने ऐसा कहा कि जब 50 seconds are left. मैं क्या कह रहा हूँ, एक मुस्लिम मेल है, वो बाहर जाके 3 फीमेल से शादी कर रहा है जो उत्तराखंड की नहीं है, यहाँ आके वो अपने आप क्रिमिनल बन गया, तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा नहीं हो रहा दोनों लॉ का? लाइन ब्लरी है वो जो लाइन तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि तभी तो लॉ बनाया कि बाहर जाके भी तुम्हारे ऊपर उत्तराखंड का लॉ लगेगा जब तक तुम उत्तराखंड के सिटीजन हो। बट ऐसा मेरे हिसाब से सेंट्रलाइज होना चाहिए, नॉट स्टेट वाइज नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए कि अभी तो पायलट है, इनिशियल फेज में इनिशियल फेज में भाई। बट कंक्लूडिंग पॉइंट मतलब इसमें ये है कि एक स्टेट वाली बात नहीं है, यूसीसी जो है नेशनल। अगर स्टेट का कोई पर्सन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो वो लॉ में कंट्रडिक्शन यहाँ पे होगा, इसलिए जो यूसीसी अब ड्राफ्ट जैसे उत्तराखंड का ला रखा है, यूसीसी जो होना चाहिए नेशनल लेवल पे ऐसे कुछ रूल्स जो कि यूनिवर्सल हैं, जो कि यहाँ पे हर जगह सेम है, और बेसिक राइट्स को जो कि हनन नहीं होता है यहाँ पे, जैसे कि पॉलीगैमी जैसी राइट्स को उन चीजों को हटाना चाहिए। टाइम ओवर हो गया आपका। जो क्या कहते हैं चाइल्ड राइट है यहाँ पे, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में बेसिक जो कॉमन नैरेटिव्स है उनको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्लस जो लिव इन वाली जो बात है इसमें, जो ये लिव इन वाला जो पॉइंट था
उसमें मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि लिव इन बेसिकली एक सोसाइटल एक तरीके से चीज आई है, कोई उसमें गवर्नमेंट एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म दिखा के चीजों को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो चीजें ओवर टाइम अपने आप ही हट जाती है, सोसाइटी उसको हटा देती है। अगर वो एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि फॉरेन सोसाइटी में एप्लीकेबल थी, वहां से आई, और वो कल्चरल ट्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन वो ओवर द पीरियड टाइम अपने आप ही हट जाता है, उसमें गवर्नमेंट को अपने इंटरफेयर करने की जरूरत है नहीं। वैसे आपने कहा ये जो आपने कहा ना कि रिलीजन हमें अपना फॉलो करने की इजाजत है और कल्चर फॉलो कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। हाउएवर दीस फ्रीडम आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो इसमें पब्लिक मोरालिटी हो रहा नहीं हो रहा है। अगर मान लो क्या बोलते हैं आपने, जो मुस्लिम लॉ है उसमें जो फीमेल को जो बाद में एलिमनी मिलती है, और उसमें तो एलिमनी अच्छी खासी मिलती है ना, जुडिशरी में, लेकिन उसमें तो नहीं मिलती है। उसमें एक क्या नाम पड़ा था, हाँ इदाद 3 महीने का होता है शायद, 3 महीने का होता है, उस टाइम पे तुम्हें एलिमनी मिलेगी, वो बहुत मिनिमल होती है वो, तो उसके बाद क्या करेगी वो बंदी? देखो ये तो